हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा एजुकेशन पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल के वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे सल्तनत काल के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कूटों को सुमेलित कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। गुलाम वंश 1206, तुगलक वंश 1290, खिलजी वंश 1320, सैयद वंश 1414। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 1 2 3 4 सही है, या बी 1 3 2 4 सही है, सी 1 4 2 3, डी है 2 4 3 1। तो पहले हम सीरियल वाइज ये जान लेंगे कि कौन से वंश की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना सबसे पहले 1206 में हुई। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ठीक है, फिर खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना 1414 में हुई और सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हैं। तो यहाँ पे हम पहले मैच कराएंगे गुलाम वंश 1206, उसके बाद खिलजी वंश मीन्स थर्ड ऑप्शन, थर्ड जो पॉइंट है ये 1290, उसके बाद तुगलक वंश 1320, उसके बाद सैयद वंश 1414। तो ये आपके ऑप्शन बी में दिख रहा है, पहले पॉइंट 1, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, लाख बख्श किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बख्तियार खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी रजिया सुल्तान। तो लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। तो लाखों का दान देने वाला या लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक होने से पहले, गुलाम वंश की स्थापना करने से पहले मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी वही जिनका पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। उसके बाद इन्होंने जो है मोहम्मद गौरी, जिनका युद्ध तराइन का युद्ध फेमस है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध भी मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। कब? 1190 में हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। तराइन का युद्ध जो द्वितीय युद्ध था 1192 में हुआ और ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुए। ठीक है, उसके बाद इनका एक फेमस युद्ध जयचंद के साथ हुआ, चंदावर का युद्ध, और ये युद्ध 1194 में हुआ। इसमें भी मोहम्मद गौरी विजयी हुए। बाद में मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई 15 मार्च 1206 को और उसके बाद दिल्ली की जो गद्दी थी उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गद्दी पर बैठा और इसने गुलाम वंश की स्थापना की। कब? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। उसके बाद कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया। ये एक डेट मेंशन कर दिया मैंने, 24 जून 1206 को। और कुतुबुद्दीन ने अपनी जो राजधानी है वो लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। इससे पहले जान लेते हैं कुतुबुद्दीन के द्वारा करवाए गए प्रमुख निर्माण। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं कुतुबुद्दीन का एक जो है सेना नायक था, ठीक है, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है बख्तियार खिलजी। तो जो प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त करने वाला यही था, बख्तियार खिलजी ही, जो कि ऐबक का सेना नायक था। अब हमने बात किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह था। तो फिर वो कब बैठा? इनकी मृत्यु के बाद वो गद्दी पर बैठा और वो ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो इल्तुतमिश हैं इन्होंने आराम शाह की हत्या कर दी और खुद जो है 1211 में उसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। ठीक। इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश तुर्किस्तान का एक इल्बरी तुर्क था। ये ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। और जब जो है इनकी मृत्यु हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, जब इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, मीन्स उसका ट्रांसफ़र कर दिया लाहौर से दिल्ली। ठीक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर को नहीं बना करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण जो है दिल्ली ए कोहना के पास में ही करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसको बगदाद के खलीफा ने सुल्तान की उपाधि प्रदान की, और इसको बगदाद के खलीफा ने सुल्तान की उपाधि जो है 1229 में दी। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। और अब जान लेते हैं हम इल्तुतमिश के द्वारा कराए गए प्रमुख निर्माण। इल्तुतमिश का प्रमुख निर्माण था कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाना है, उसको पूरा करवाना, क्योंकि ऐबक के टाइम में कुतुब मीनार कंप्लीट नहीं हो पाया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई और सबसे पहले इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, जिसमें चांदी का टका था और तांबे का जीतल था। एक था तुर्कान ए चेहलगानी संगठन। इस संगठन के संगठनकर्ता भी इल्तुतमिश थे। इसमें 40 गुलाम सरदार होते थे और इनको तुर्कान ए चेहलगानी के नाम से जाना जाता था। और जो दिल्ली के अमीर थे, दिल्ली के अमीरों का दमन भी इल्तुतमिश ने किया। अब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में उसका जो उत्तराधिकारी हुआ, उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली की गद्दी पर बैठा। क्योंकि जो रुकनुद्दीन फिरोज था वो एक अयोग्य शासक था, मीन्स वो अच्छा शासक नहीं था, उसको कुछ जानकारी नहीं थी सत्ता के बारे में। तो जो उसकी माँ थी शाह तुर्कान, वो उसके प्रभाव में रह करके गद्दी पर जो है दिल्ली पर शासन करता था। ठीक है, शाह तुर्कान का बहुत बड़ा हाथ था रुकनुद्दीन फिरोज के शासन करने में। और शाह तुर्कान का कुछ जो प्रभाव था वो तुर्की के अमीरों को अच्छा नहीं लगा, उनको अच्छा लगता भी नहीं था। अब क्योंकि तुर्की के अमीर क्यों हैं? क्योंकि ये जो है ये इल्तुतमिश, ये खुद एक इल्बरी तुर्क था। तो इसने क्या किया कि तुर्कियों को ज़्यादा जो है प्रभावी करके अपने शासनकाल में उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो उसने जो नए अमीर बनाए वो किनको बनाया? तुर्की लोगों को अमीर बनाया। ठीक है, जो अमीरों का दमन किया ना दिल्ली के, तो वो तुर्की के अमीर वहाँ पे आ गए। ठीक है, और तुर्की के अमीरों को शाह तुर्कान का जो व्यवहार था वो समझ में नहीं आता था। जैसे कि रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था, उसके बाद भी शाह तुर्कान जो है उसी के सारे नियम कानून चलते थे, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था, ये पहले ही क्लियर है। ठीक है, तो तुर्की के अमीरों ने शाह तुर्कान से परेशान होकर के रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा दिया और फिर उन्होंने रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठाया। ठीक है, ये ऑप्शन में जो रजिया सुल्तान है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम महिला शासक हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुर्की के अमीरों ने रजिया को जो है गद्दी पर बिठा दिया। रजिया क्योंकि जब शासन करने लगी तो वो इन लोगों की तरह नहीं रहती थी। इन्होंने जो है उस टाइम के जो तुर्क पुरुष की वेशभूषा थी, चोगा व कुलाह, ठीक है, वो पहनकर वो राज दरबार में जाती थी और वो खुले मुंह रहती थी, जैसे पर्दा वो नहीं अपनाती थी। ठीक है,
और रजिया ने एक मलिक जमालुद्दीन नामक व्यक्ति था, उसको जो है अमीर अखूर मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त किया। अब रजिया को भी तुर्की अमीर कम ही पसंद करते थे, क्योंकि रजिया ने गैर तुर्कों को सामंत बनाने का प्रयास किया। वो ज़्यादातर गैर जो तुर्क होते थे, जो तुर्की लोग नहीं होते थे, मीन्स जो तुर्क नहीं होते थे उनको सामंत नहीं बनाती थी, ठीक है, गैर तुर्कों को सामंत बनाती थी जो तुर्क नहीं होते थे। तो इससे तुर्की अमीरों को अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो उन्होंने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया, ठीक है, और मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया, ठीक है। किसको बना दिया? जो है मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। उसके बाद रजिया सुल्तान क्योंकि शासन सत्ता में थी नहीं, तो उनकी शादी किसी अल्तुनिया नामक व्यक्ति से हुई, और उसके बाद उन्होंने फिर से दिल्ली की गद्दी को पाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। और 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं ने, कोई कैथल नामक स्थान था वहाँ पर उनकी हत्या हो गई। डाकुओं ने कैथल नामक स्थान पर 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या कर दी, ठीक है। इसके बाद बहराम शाह जो था, जिसको तुर्की के अमीरों ने रजिया सुल्तान को हटा करके गद्दी पर बिठाया था, उसको भी बंदी बनाकर उसकी 1242 में हत्या कर दी गई, ठीक है। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान बना अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब अलाउद्दीन मसूद शाह को बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में दिल्ली की गद्दी से हटा दिया। अब ये बलबन कौन है? बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है, और इसने अपने षड्यंत्र से अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली की गद्दी से हटा दिया। और किसको बिठाया? इसने दिल्ली की गद्दी पर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया, दिल्ली की गद्दी उसे सौंप दी, ठीक है। नासिरुद्दीन जो महमूद था वो एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वहन करता था, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। बलबन ने बाद में नासिरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, यानी कि उसे अपना दामाद बना लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद बलबन ने अपनी जो है ये दिल्ली की गद्दी 1266 में खुद ले ली, मतलब अपना शासक बन गया, खुद जाकर के शासक बन गया। और जो तुर्कान ए चेहलगानी का संगठन था उसको समाप्त कर दिया, उसको ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि तुर्कान ए चेहलगानी शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन था। तो उसने तुर्कान ए चेहलगानी जो संगठन था उसको समाप्त कर दिया, और गियासुद्दीन बलबन के नाम से 1266 में गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। अच्छा, इसके टाइम में मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया, तो मंगोलों से जो है इसने दिल्ली को बचाए रखा, दिल्ली की रक्षा की मंगोलों से, ठीक है। बलबन ने सीरी नामक एक नया नगर बसाया। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा में जो लेट कर के जो है सुल्तान के सामने लेट करके प्रणाम करना सुल्तान को, और पैबोस जो है सुल्तान के पाँव को चूमना। तो ये प्रथा किसने स्टार्ट की? बलबन ने शुरू की, ठीक है। जो नवरोज त्योहार होता है, पारसी लोगों का नवरोज त्योहार जो होता है, उसको बलबन ने बहुत धूमधाम से वो मनवाता था, मतलब वो स्टार्ट किया बलबन ने और उसको मनवाता भी था बहुत धूमधाम से, ठीक है। बलबन ने लौह और रक्त की कठोर नीति अपनाई, और जो नासिरुद्दीन महमूद था इसका दामाद, उसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की, ठीक है। और जो एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो, ठीक है, फारसी कवि थे अमीर खुसरो, वो बलबन के दरबार में रहते थे, ठीक है। बलबन के दरबार में दो कवि रहते थे, एक अमीर खुसरो और एक अमीर हसन, ठीक है। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था शमसुद्दीन कैमूर्स, ठीक है। शमसुद्दीन कैमूर्स जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था वो था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़तापूर्वक किसके शासन में लागू किया गया? ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी केवल ए।
तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़तापूर्वक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू किया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अब देख लेते हैं, क्योंकि ये खिलजी है तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, कैसे? गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके। ठीक है, 1290 में 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। ठीक है, किलोखरी दिल्ली में एक स्थान है, तो उसको अपनी राजधानी इसने बनाया। अब जलालुद्दीन ने क्योंकि खिलजी वंश की स्थापना की, तो अब हम जान लेते हैं खिलजी वंश के बारे में आराम से डिटेल में। ठीक है, तो जलालुद्दीन का जो भतीजा था वो कौन था? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, और इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में कर दी। ठीक है, हत्या की तभी तो गद्दी पे बैठेगा। अब देखो कहाँ पे की? कड़ा मानिकपुर एक स्थान है प्रयागराज में, वर्तमान में प्रयागराज में कड़ा मानिकपुर एक स्थान है, वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है, अब महाशय 22 अक्टूबर 1296 में दिल्ली के सुल्तान बन गए। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर 22 अक्टूबर 1296 में बैठा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ जो काम है उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनके शासनकाल में कई सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे नगद वेतन और अस्थाई सेना की नींव किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया, और लूट का जो धन था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 का भाग कर दिया। ठीक है, लूट का धन, उसको खम्स के नाम से जाना जाता था इसके शासनकाल में, तो इसने 1/4 के भाग पर 3/4 भाग कर दिया लूट के धन का हिस्सा, जिसमें सुल्तान का जो भागीदारी था वो 3/4 कर दिया इसने। अब ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। अब ये देखेंगे आप कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली, जैसे जो व्यापारी लोग कम तौलते थे, जैसे वो सोचते थे कि हम बेईमानी कर लेंगे, तो क्या करता था कि ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली उन्हीं लोगों के लिए थी, उनके शरीर के भाग का मांस काट लेता था उतना जितना वो कम तौलते थे। ठीक है, ये था। अब देखते हैं, इसमें एक है कि अलाउद्दीन खिलजी जो युद्ध लड़ते थे उसमें तो दक्षिण भारत की विजय थी, उसमें मलिक काफूर को भेजा, और मलिक काफूर को इन्होंने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। ठीक है, इसको हम बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कह सकते हैं, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को। अब जानेंगे हम कि इन्होंने क्या क्या बनवाया, जो इन्होंने कुछ निर्माण करवाए वो जानेंगे। जैसे जमायत खाना मस्जिद, अलाई का दरवाजा, सीरी का किला व 1000 खंभा महल। ठीक है, इन सारे जो स्थापत्य हैं इनका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाई का दरवाजा जो है इसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर सानी की उपाधि प्रदान की, खुद को ही, जैसे कुछ लोग पुरस्कार दे लेते हैं, ऐसे इसने खुद को उपाधि धारण करवा ली, किसकी? सिकंदर सानी की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त कर दिया, और परवाना नवीस जो अधिकारी था, परवाना नवीस नामक अधिकारी जो था वो वस्तुओं की परमिट जारी करता था इसके टाइम में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति है उसके बारे में डिटेल में जो जानकारी मिलेगी वो जियाउद्दीन बर्नी की एक कृति है, तारीख फिरोज शाही, उनकी एक रचना है, उसमें आपको मिलेगी। ठीक है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए मुहतसिब, जिसको सेंसर कहते हैं, और नाजिर, एक नापतौल अधिकारी होता था, उसको नाजिर कहते थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दो कर लगाए गए थे, एक चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और एक गढ़ी कर जिसको घरी कर भी कह सकते हैं, घरों व झोपड़ियों पर लगाया जाता था। ठीक है। और दीवाने रियासत जो था वो जो ये मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण प्रणाली है, इसकी पूरी व्यवस्था का जो संचालन करता था वो दीवाने रियासत करता था। ठीक है। इसके टाइम में मोहनियान था जिसको गुप्तचर कहते हैं। गुप्तचर का काम होता है गुप्त सूचनाएं अपने जो है सम्राट को या सुल्तान को बताना। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1297 से 1306 तक था। इसके शासनकाल में भी मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किए। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई और पृथ्वी को इससे मुक्ति मिल गई। ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी केवल बी। तो नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। अभी हमने बात की थी खिलजी वंश की। ठीक है। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। ठीक है। खिलजी वंश में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई उसके बाद मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा, और क्योंकि ये बहुत ही खराब शासक था, पागल टाइप का, तो इसकी जो है ये हट गया। और उसके बाद मुबारक खां भी आए। उसके बाद मुबारक खां के बाद उसका वजीर खुसरो खां आया, और खुसरो खां कैसे गद्दी पर बैठा, उसने मुबारक खां की हत्या कर दी। ये सारी प्रतिभाएं सल्तनत काल के सारे सुल्तानों में हैं, आप देखेंगे, क्योंकि गुलाम वंश में नहीं थी, क्योंकि वो लोग गुलाम रहते थे तो थोड़ा सा डरते थे। उसके बाद के जो गुलाम आए धीरे धीरे वो थोड़ा टैलेंटेड हो गए हत्या करने में, और उसके बाद गद्दी पर बैठते थे। ठीक है। और खुसरो खां के बाद एक पैगंबर था, खुसरो खां थे, उन्होंने पैगंबर की उपाधि धारण की। उसके बाद गुलाम वंश खिलजी वंश समाप्त हो गया। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1398 है। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक, जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, इसका पूर्व नाम था गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठा। कब? 8 सितंबर 1320 को। ठीक है। 5 सितंबर 1320 को किसको पराजित किया? खुसरो खां को। खुसरो खां वही जिन्होंने मुबारक की हत्या कर दी थी। ठीक है। मुबारक खां की हत्या कर दी थी, क्योंकि मुबारक खिलजी थे ही इतने अच्छे, इसीलिए उन्होंने, उनका जो वजीर था वो उनकी हरकतों से परेशान होकर के उनकी हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठा। पर खुसरो खां क्योंकि वजीर था तो उसको जो है किन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने 5 सितंबर 1320 को हरा दिया युद्ध करके, और खुद 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अब देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो है नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था, और इसने तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। कहाँ? दिल्ली के समीप जो है, जो पहाड़ियाँ हैं उन पर एक नगर बसा जिसका नाम रखा तुगलकाबाद। ठीक है। इसने रोमन शैली में एक नगर निर्मित किया, जिसको एक बाद में इस दुर्ग के रूप में उसका निर्माण हुआ। उसका नाम है छप्पन कोट। ठीक है। उसका निर्माण इसने रोमन शैली में करवाया। किसका? छप्पन कोट दुर्ग का निर्माण। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि इनके भी जो सेनापति और आसपास के लोग थे वो भी इनको बहुत अधिक सम्मान करते थे, इसलिए गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है वो 1325 में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई, क्योंकि शायद जूना खां को पहले से ही कुछ अनुभव था कि यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक को बुला कर लाएंगे, इस लकड़ी के महल को जो है अच्छे से उनको दिखाएंगे, इसका टूर करवाएंगे
और उसके बाद इसी में उनको मार भी देंगे। तो ऐसा नहीं है, हम ऐसे ही कह रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। ठीक है, जूना खां कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब हम जान लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। अब हम जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे। अब हम जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक वही जिनका नाम जूना खां है। तो क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हो गई, तो उसके बाद जूना खां, जो कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे। ठीक है, कब? 1325 में। ठीक है, 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित, विद्वान एवं योग्य था। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिक्षित था। ठीक है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की जो सनक भरी योजनाएं रहती थी, जो उनका बेकार का कृत्य रहता था, कुकृत्य रहता था, जिस उसे जो है सुख दुख का जो भावना नहीं रखता था, उस कारण उसे स्वप्नशील, पागल व रक्त पिपासु भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ कार्य किए कृषि के क्षेत्र में, जिसको अमीर ए कोही के, जैसे इसने अमीर ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की। ठीक है, और इसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद। ठीक है, जो वर्तमान में दौलताबाद है, इसका नाम पहले देवगिरी था। करंट के अकॉर्डिंग शायद सुनने में आया है कि फिर से दौलताबाद का नाम देवगिरी कर दिया गया है, लेकिन जो देवगिरी थी उसका नाम दौलताबाद किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। और वहाँ पे दौलताबाद में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, दिल्ली से स्थानांतरित करके। मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक सांकेतिक मुद्रा थी, कांसा, जो है फरिश्ता के अनुसार कहने का चलवाया था इन्होंने, और तांबा बरनी के अनुसार। इन जो कांसा और तांबा के धातुओं के सिक्के चलवाए, और इनका जो मूल्य था वो जो सिल्वर के जो रुपए थे, चांदी के रुपए थे, चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। किसका? कांसा और तांबा के जो धातुओं के सिक्के चलवाए गए थे, वो उनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। इन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अफ्रीकी मोरक्को यात्री, ठीक है, अफ्रीकी मोरक्को जो है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इब्न बतूता की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है रेहला, और रेहला में इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो घटनाएं थी उनको बहुत डिटेल में वर्णित किया है, बहुत ही डिटेल में लिखा है। और उन्होंने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौके की स्थापना या डाक व्यवस्था, गुप्तचर की व्यवस्था के बारे में लिखा है। ठीक है, और उस समय भी सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन सती प्रथा को अपनाने, सती प्रथा का जो प्रचलन था उसमें स्त्री को सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी, ऐसा रेहला में वर्णित किया है इब्न बतूता ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया, और इसका नाम तूती नामा रख दिया। ठीक है, तूती नामा रख दिया। हाँ, एक पॉइंट और है कि जो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो एक ऐसे कवि थे जो बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक जो है ये थे। ठीक है, बलबन के शासनकाल से लेकर के, यानी कि जो गुलाम वंश का शासनकाल था, गुलाम वंश का शासनकाल लगभग खत्म था
लास्ट में बलबन जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश। तो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक जो है ये दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे। ठीक है, उस समय तक ये दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है या तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तो अब हम कहाँ पढ़ रहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक एक जैन साधु थे उनको अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 20 मार्च 1351 को सिंध की यात्रा के समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो साउथ इंडिया है ना, दक्षिण भारत, वहाँ पर हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी ने लिखा है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, यानी कि राजा को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी राजा से मुक्ति मिली, ऐसा बदायूनी ने लिखा है। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के जो गुरु थे वो शेख अलाउद्दीन थे, यानी मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ठीक है, वो और एक बात है, मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह व बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे पर गया। ठीक है, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 20 मार्च 1351 को। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो गयासुद्दीन तुगलक ही होगा, नहरों का निर्माण को लेकर के। अब आगे पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ने से पहले हम मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कुछ निर्माण करवाया है उसको पढ़ लेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो मीरन मुलहिम थे उनका मकबरा बदायूं में बनवाया, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन का मकबरा बनवाया, अजुधन में शेख मुल्तान का मकबरा बनाया। जो सारे संत थे इनके कब्र व मकबरे बनवाए किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ और फिरोज शाह तुगलक ने फिर से अपनी राजधानी कहाँ से? देवगिरी, जो कि दौलताबाद थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रखा। दौलताबाद से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली दिल्ली में। ठीक है, कब? अगस्त 1351 में दिल्ली में जो है अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि खलीफा द्वारा प्रदान की गई। फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 कर ही लागू रखे लोगों पर, जो थे खराज, लगान, खम्स, लूट का धन, जजिया एवं जकात। ये 4 कर जो थे इनको रहने दिया और बाकी जो 24 कर थे उनको समाप्त कर दिया। ठीक है, फिरोज तुगलक एकमात्र मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, फिरोज तुगलक ने एक नया सिंचाई कर लगाया जो कि उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिनमें हिसार, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये हैं प्रमुख नगर। फिरोज शाह के शासनकाल में मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को टोपरा से, जो मेरठ के टोपरा नामक स्थान से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं व लड़कियों की सहायता करने के लिए एक नए विभाग जिसका नाम दीवाने खैरात था उसकी स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक
सल्तनत कालीन का जो सुल्तान था, सल्तनत कालीन के जितने भी सुल्तान थे उन सब के शासनकाल से ज़्यादा दासों की संख्या, जो कि दास या गुलाम भी कहा जा सकता है, दासों की संख्या सबसे ज़्यादा फिरोज तुगलक के समय में थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नया विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की, जिसको दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता था, वो दासों की देखभाल के लिए था। ठीक है, आगे और जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में अनुवाद करवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और जिन्होंने अनुवाद किया उनका नाम था अपाउद्दीन, और अनुवाद करवाया दलायते फिरोज शाही नाम से। ठीक है, जो ये लूटे गए थे ग्रंथ, इनका फारसी में अनुवाद किसने किया? अपाउद्दीन ने। अपाउद्दीन द्वारा अनुवाद किया गया, दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी व तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं विख कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक के काल में खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना यरूशलेम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। और फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हो गई। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया, और नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशासर की उपाधि धारण कर मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जौनपुर नामक नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की, और जूना खां की याद में उन्होंने जौनपुर नगर को बसाया। ठीक है, और इसकी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना, इसका जो संस्थापक है वो मलिक सरवर को माना जाता है। ठीक है, तो ये था फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और ये थी तुगलक वंश के बारे में जानकारी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सैयद वंश, जिसका कार्यकाल था 1414 से 1451 तक। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा? ऑप्शन ए खिज्र खां, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी बलबन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां। खिज्र खां कौन था? खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। ठीक है, और तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक, तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने 1414 में की। ठीक है, खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर लंग जो था उसके पुत्र को नियमित रूप से, जो जिसका नाम शाहरुख था, उसको कर भेजता रहता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो गई। खिज्र खां के पुत्र का नाम मुबारक खां था, जिन्होंने मुबारक शाह की उपाधि धारण की। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था, और यहिया बिन अहमद सरहिंदी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था तारीख ए मुबारक शाही, और इसमें सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन काल लगभग 37 वर्षों तक रहा। उसके बाद किसका शासनकाल आ गया? लोदी वंश का। ठीक है, अब लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। तो हम पढ़ेंगे बहलोल लोदी के बारे में। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से
दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है, क्योंकि जो ये खिज्र खां थे ये तैमूर लंग के जो है सेनापति थे, और लोदी जो था ये एक अफगान शासक था। ठीक है, तो दिल्ली की गद्दी पर प्रथम अफगान शासक जो है बहलोल लोदी है, वो बैठा। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। उसने अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा, मतलब वो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। ठीक है, बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, जिसको हम सिकंदर लोदी के नाम से भी जानते हैं। और सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर के संस्थापक अक्सर पूछे जाते हैं, तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन किया, जिसको एक प्रमाणिक पैमाना माना जाता है भूमि मापन के लिए। ठीक है, जमीन को मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग जो है सिकंदर लोदी के टाइम से ही शुरू हुआ। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दिया। ठीक है, इसने मुसलमानों को ताजिया, जिसको भी ताजिया ही बोलते हैं, ताजिया कहते हैं, और निकालने के लिए स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, वहां पे मना कर दिया किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया, स्त्रियों को पीरों व संतों के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। सिकंदर लोदी की मृत्यु गले में बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को हो गई, और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा, जिसको हम इब्राहिम लोदी के बारे में भी जानते हैं, जिनको बाबर ने 1526 में हरा दिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। जान लेते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और वह इस युद्ध में मारा गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सल्तनत काल। कुछ चीजें जान लेते हैं। सल्तनत काल की शासन व्यवस्था देख लेते हैं, जैसे कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? सुल्तान होता था। ठीक है, बलबन और अलाउद्दीन के समय में अमीर प्रभावहीन हो गए थे। ये जान लेते हैं। दीवाने मुस्तखराज जो वित्त विभाग था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। दीवाने कोही जो कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। दीवाने अर्ज जो कि सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना बलबन ने की। दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, क्योंकि दासों की देखभाल के लिए। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की, क्योंकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं और विधवाएं उनकी सहायता के लिए। दीवाने इस्तिहाक की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की। तो ये सारी जानकारी जो है ये आपकी सल्तनत काल से संबंधित है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब क्वेश्चंस के जो है समाप्त हो गए हैं, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे भी हम एमसीक्यू के माध्यम से एक बार फिर से सल्तनत काल करवा देंगे, लेकिन अभी आज के लिए बस इतना ही। और आप फुल वीडियो वॉच करें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और आप इसको फुल वीडियो ज़रूर वॉच करें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।